देहरादून में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री धामी रहे कार्यक्रम में मौजूद। महाअभियान को सफल बनाने की दी सभी विभागों और छात्र छात्राओं को जिम्मेदारी। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हुआ हरिद्वार में जोरदार स्वागत। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बरसात। लालकुआं में नेहरू युवा केंद्र ने निकाली जन जागरूकता रैली। कई स्कूली छात्रों के साथ क्षेत्रीय विधायक भी रहे रैली में मौजूद। मंगलौर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। गाइडलाइन की गई जारी। सावधानी बरतने के दिए निर्देश। और रुड़की में धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। इस दौरान आपस में ही उलझे किसान संगठन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले शासन को भेजा था भर्ती रोकने का पत्र। 3 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है। फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल भर्ती समेत 4200 पदों पर होने वाली 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगम सहित विभिन्न विभागों में इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं यहां पर रोक लगाई गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले शासन को पत्र भेजा था। भर्ती रोकने का पत्र यहां पर आयोग के अध्यक्ष ने भेजा था। बता दें कि अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले भर्ती रोकने का पत्र भेजा था। और वहीं 3 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है। 4200 पदों पर 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। और वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगम सहित विभिन्न विभागों में इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि इन पदों पर रोक लगा दी गई है। तो बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। तो आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले शासन को भर्ती रोकने का पत्र भेजा था, जिसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाई है। तो यहां पर युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है। बेरोजगार युवाओं को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। 4200 पदों पर जो भर्ती होनी थी वो 8 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि 3 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है। हालांकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिलहाल 8 भर्तियों पर रोक यहां पर लगा दी गई है। विभिन्न विभागों में इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं रोक यहां पर लगाई गई है।
तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से पहले शासन को पत्र भेजा था, जिस पर भर्ती रोकने का यहां पर भर्ती रोकने की मांग की गई थी। 3 लाख युवाओं को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है। हालांकि कहीं ना कहीं यहां पर बेरोजगार युवाओं को बड़ा झटका लगा है। 4200 पदों की 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। चलिए और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, यहां पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा थे, जिन्हें उम्मीद थी कि भर्ती परीक्षाएं होंगी, उनकी उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं उन पर पानी फिर गया है। जाहिर सी बात है, देखिए जो अभ्यर्थी थे, जो तैयारी कर रहे थे परीक्षाओं की, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि यूकेएसएससी द्वारा आज तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई गई हैं, हर परीक्षा में कहीं न कहीं धांधलेबाजी थी। और जिस तरीके से जो आयोग के जो अध्यक्ष थे, सीनियर जो आईएएस रहे हैं एसएस राजू, उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा देना कहीं न कहीं इस बात का इशारा करता है कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे जालसाज हैं, जिनके द्वारा पैसा कमाने के एवज में पेपर लीक करवाए गए और उनका फायदा उन लोगों को मिला जिन लोगों ने पैसा देकर पेपर खरीदे और परीक्षाएं पास की, और उसका नुकसान उन लोगों को हुआ है, उन अभ्यर्थियों को हुआ है जिन अभ्यर्थियों ने साल भर मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों का चयन नहीं हो पाया। और हाँ, अब ये ऐसा है कि जिस हिसाब से ये तैयारी चल रही थी एसटीएफ द्वारा, ये कोशिश की जा रही थी, और मुख्यमंत्री ने जब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो अब त्वरित तौर पर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए 13 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया जा चुका है। और अब यहाँ पर तार और सूत्र खंगाले जा रहे हैं कि किन किन लोगों द्वारा इन परीक्षाओं में पैसा दिया गया, किन किन लोगों द्वारा ये तैयारी की गई थी, किन किन लोगों द्वारा ये परीक्षाएं दी गई थी, और किन किन लोगों ने ये पैसा कहां कहां पहुंचाया। तो तमाम यहाँ पर तार खंगालने की कोशिश यहाँ पर एसटीएफ कर रही है। और जिस तरीके से जो 8 परीक्षाएं इस वक्त रद्द हुई हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो छात्र लगातार मेहनत कर रहे थे, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, उनके लिए बहुत दुखदायी खबर है। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर ऐसे छात्र जो लगातार तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर बात की जाए तो अब आगामी ये परीक्षाएं कब हो सकती हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी जो आगामी जो परीक्षाएं हैं कब होंगी, इसको लेकर अभी यूकेएसएससी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि यूकेएसएससी में अभी आयोग के अध्यक्ष मनोनीत नहीं हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से परीक्षाओं की बात करें तो जाहिर तौर पर इसको 2 से 3 महीने जरूर लगेंगे, क्योंकि उससे पहले एसटीएफ और सरकार ये चाहेगी कि जो दोषी हैं, आज तक जिन लोगों ने परीक्षाओं के नाम पर ठगी की है छात्रों से और उनके साथ खिलवाड़ किया है, जो छात्र मेहनती होते हैं, तो कम से कम उन लोगों को जरूर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, उन लोगों को सबक सिखाया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में अगर कोई भी परीक्षा अगर उत्तराखंड में आयोजित करवाई जाती है किसी भी आयोग द्वारा, तो कम से कम उसमें किसी तरह की कोई धांधली ना हो। तो जाहिर तौर पर इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है, और अभी कुछ समय लग सकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 8 महीने पहले, पिछले 8 महीने से परीक्षा नियंत्रक भी नहीं है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही थी। परीक्षाओं को कराने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है वो भी फुलफिल नहीं किया जा रहा था, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। अपना सवाल दोहराएंगे आप? कैलाश जी, ये जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से पहले भर्तियों को रोकने का जो पत्र यहां पर भेजा गया था, उसमें ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इन भर्तियों को कराने के लिए पिछले 8 महीने से जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं वो भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर एक होता है वो भी फॉलो अप नहीं किया जा रहा था। क्या ऐसी जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, कितनी सही है? देखिए, प्रशंसा ऐसा है कि जो आयोग के जो अध्यक्ष है, उनका जो बयान है वो कई तरह के इस वक्त हालात पैदा कर रहा है। 2016 से उनकी ताजपोशी थी आयोग में अध्यक्ष के पद के तौर पर, और अब जब पूरा घोटाला खुल चुका है, पूरा मामला एसटीएफ ने ओपन कर दिया है, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव था,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये तमाम घोटाले हो रहे थे, या तो यूं कहें कि जब तमाम पेपर लीक हो रहे थे, तो आखिर आयोग के अध्यक्ष थे कहाँ? क्या वो सो रहे थे? क्या तब उनको नजर नहीं आया कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भी संलिप्तता हो? बहुत सीनियर वो आईएएस है और उन पर पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर। हालांकि पुष्टि नहीं हम करते हैं इस बात की, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो पहले कहाँ थे, आगे पहले उन्होंने क्यों इस बात की जिक्र नहीं किया, और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पत्र लिखा था विजिलेंस को। लेकिन जाहिर तौर पर ये चीजें तभी सामने आ रही है जब उनके द्वारा आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है, चाहे उनका बयान हो, चाहे उनके द्वारा लिखा गया पत्र हो, और तमाम जो एसटीएफ की जो जांचें अभी चल रही हैं और मुख्यमंत्री का जो बयान है वो जांच, तमाम चीजों को लेकर इस वक्त सोचना होगा, समझना होगा। वेट एंड वॉच की स्थिति अब इसलिए बन गई है कि अब एसटीएफ भी सोच समझ कर कदम रख रही है, क्योंकि आयोग का इस पद से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयोग के जो अध्यक्ष है उन पर दबाव बना गया हो कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अब सोच समझ कर एसटीएफ फैसला ले रही है और सोच समझ कर ही आगे की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल कैलाश, कहीं ना कहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिस तरीके से 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाई है, हालांकि अगर छात्रों की बात की जाए तो लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहां पर जरूर नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी लेंगे। हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हाथ में तिरंगा लेकर रैली में प्रतिभाग किया। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से प्रभात फेरी का आयोजन इस कार्यक्रम के तहत किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है और इसी के साथ देहरादून की अगर बात की जाए तो गांधी पार्क से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है ताकि ये जो कार्यक्रम है आगे घर घर तक पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, आज मुख्यमंत्री सुबह ही देहरादून के गांधी पार्क पहुंच चुके थे और सुबह 7:30 के लगभग ये कार्यक्रम शुरू हो चुका था। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में उत्तराखंड में भी इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आज शुभारंभ कर दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री बीते 20 दिनों से दिल्ली प्रवास पर थे और दिल्ली से कल देर शाम वो लौटे थे और आज सुबह ही वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम में सबसे खास बात ये रही कि जो छात्र और छात्राएं थी वो इसका मुख्य आकर्षण रही थी। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुतियां दी गई और जाहिर तौर पर जब भी इस तरह का कोई देशभक्ति का अभियान होता है तो छात्र छात्राओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर यही कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा का जो आगाज इस वक्त किया है, ये सफल बनाने की जिम्मेदारी छात्र छात्राओं की है। इसीलिए उन्होंने छात्र छात्राओं और जो अधिकारी थे उनको आज उन्होंने निर्देशित किया है कि इस कार्यक्रम को हर हाल में सफल बनाया जाए। और न सिर्फ भले ही 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा प्रशंसा की 13 से 15 अगस्त तक, बल्कि कोशिश ये की है मुख्यमंत्री ने कहने की कि आप लोग देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में जगाएं। और जाहिर तौर पर जो देशभक्ति से प्रेरित जो बातें हैं वो भी आज कही गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का ही ये महत्व नहीं होना चाहिए तिरंगा, बल्कि साल भर तिरंगे को हमको समझना चाहिए, तिरंगे की शान हमको समझनी चाहिए और इस तिरंगे के लिए कितने लोगों ने बलिदान किया है उसको समझने की आवश्यकता है। तो ये तमाम चीजें आज मुख्यमंत्री द्वारा कही गई हैं और वाकई में आज जिस तरीके से कार्यक्रम इसका आज जो शुभारंभ हुआ है, इसके तहत अभी और भी कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री आज शिरकत कर रहे हैं और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार निर्देशित और लोगों से आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो घर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम सफल हो, घर घर तक पहुंचे और देश प्रेम राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो लोगों में और भी ज्यादा बढ़ जाए, इसे लेकर तमाम तरीके के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कैलाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, और अब
चलिए और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज हरिद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो के दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष का विधानसभा आवास स्वागत किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत जिले के कई भाजपा विधायकों के साथ ही उत्साहित भाजपाइयों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को फूल मालाएं पहनाई और आतिशबाजी भी की। स्वागत के बाद महेंद्र भट्ट हर की पौड़ी पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वे अपनी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की यात्रा मां गंगा की नगरी हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, इसके लिए वे उनके आभारी हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि महेंद्र भट्ट एक अनुभवी और ऊर्जावान नेता है। उनके नेतृत्व में हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा भारी मतों से विजय दर्ज करेगी। महेंद्र भट्ट हमारे एक अनुभवी हैं, उनको संगठन का भी अनुभव, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे काफी समय और संगठन में भी अनेक पदों पर रहे और 2 बार विधायक भी रहे, इसलिए उनका अनुभव दोनों तरह से अच्छा है और उनके नेतृत्व में हम पंचायत चुनाव के बाद फिर आने वाले हमारे निकाय चुनाव सभी उनके नेतृत्व में हम जीतेंगे। सावन का सोमवार है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा मैं आज हरिद्वार से प्रारंभ कर रहा हूं और आज गंगा पूजन मैं करूंगा। इसके बाद कल से मेरा कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण है, सभी जनपद में यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, अपने पूर्व प्रदेश मदन कौशिक जी का, हमारे सभी विधायकों का, पूर्व विधायक गणों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मंडल अध्यक्षों का, जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, यहाँ के संत समाज का हृदय से आभारी हूँ कि बड़ी संख्या में आपने आज इस कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित हुए। आज हमने, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हमने तय किया है कि देवभूमि का, वीर भूमि का कोई घर तिरंगे के बिना अछूता न रहे, इसलिए आज लगभग 5000 से ज्यादा ध्वजों का हम यहाँ वितरण कर रहे हैं। तो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका इस दौरान जोरदार स्वागत भी किया है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामपाल सैनी जुड़ गए हैं। रामपाल, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार पहुंचे हैं, यहां पर क्या कुछ कार्यक्रमों में, किन कार्यक्रमों में उन्होंने शामिल हुए हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर बीजेपी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और रोड शो के दौरान नए प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा का वहां का स्वागत भी किया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कालाढूंगी में आबकारी अधिकारी ने अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाहर से रेट लिस्ट लगी ना देख दुकान के सेल्समैन को फटकार लगाई। बता दें कि सोमवार को देर शाम आबकारी विभाग के एरिया अधिकारी गौरव जोशी ने कालाढूंगी पहुंचकर अंग्रेजी शराब की दुकान का रूटीन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक रजिस्टर का स्टॉक से मिलान किया, जिसमें कई खामियां पाई गई। वहीं उन्होंने दुकान के आगे से शराब की रेट लिस्ट न लगी देख सेल्समैन को भी फटकार लगाई और शीघ्र ही रेट लिस्ट लगवाकर रेट के अनुसार ही शराब बेचने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनको ओवर रेट की शिकायत मिलती है तो उनके द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि इस दौरान उनके साथ आबकारी की टीम से पवन कंबोज, प्रमिल शर्मा, अलका शर्मा आदि मौजूद थे। दुकान को चेक करने के लिए हम आते थे, तो इसकी दुकान में रेट लिस्ट नहीं पाई गई है। अन्य भी कई खामियां हैं और रेट की शिकायत आने पर कार्रवाई करते हैं। फिलहाल तो इस दुकान की ना उन दुकानों की जिनमें आपको बता दिया कोई शिकायत फिलहाल तो नहीं। कालाढूंगी की दुकान से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत आने पर उसका तुरंत समाधान किया जाता है, चलान किया जाता है। इसके खिलाफ इसके पहले भी करे गए हैं, देश प्रशमन करे गए, अभी और कराया गया, निर्देशित किया गया कि इनको लगाना सुनिश्चित। जिला योजना समिति की सोमवार को आहूत बैठक में कई रंग देखने को मिले। बैठक में जनपद के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास वर्चुअल माध्यम से जुड़े, लेकिन डीपीसी सदस्य नदारद रहे। उन्होंने अपनी योजनाओं को समिति में न के बराबर शामिल किए जाने पर बैठक का बहिष्कार किया। सदस्यों की गैर मौजूदगी में परिव्यय
को लेकर चर्चा होती रही। बाद में प्रभारी मंत्री ने 88 करोड़ 4 लाख का परिव्यय अनुमोदित कर दिया। इस सबके बीच सर्किट हाउस में सदस्यों के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे पहुंचे, लेकिन अपनी मांग पर अधिक सदस्यों ने बहिष्कार जारी रखा। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि डीपीसी सदस्यों को सूचित नहीं किया गया है। सदस्यों की मांगे न माने जाने पर उनके द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने कहा कि जिला योजना में किसी भी विभाग द्वारा डीपीसी सदस्यों के प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि अन्य अपने चहेतों के प्रस्ताव शामिल किए हैं, जिस कारण बैठक का बहिष्कार किया गया है। अधिकारी से कहना भी था कि भाई हमारे संबंधित डीबीसी मेंबरों को आपने सूचना नहीं दी, और जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और मैं बैठक में उपस्थित रही, लेकिन मैं बैठक छोड़कर यहाँ आ गई, क्योंकि मेरे लिए डीबीसी मेंबर सबसे पहले है। और मैंने बोला भी उनको भाई कि आप कई हमारे मेंबर ऐसे हैं दूरस्थ क्षेत्र के हैं जिनके पास फोन नहीं होता, किसी को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, आपको फोन के माध्यम से उनको सूचना देनी चाहिए थी। तो वो जब अब मैं बोल रही हूँ तब वो सूचना दे रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, इसलिए मैं बैठक छोड़कर आ गई। तो सदस्य हैं जिला योजना समिति के, उनको तो जो पुराने लोग हैं उनको कई सारी प्रकार की जानकारियां होती है कि किस प्रकार से योजनाएं चढ़ती हैं, कैसे करके विकास कार्य योजनाएं बनती हैं। लेकिन तमाम सारे जो लोग हैं वो सब फ्रेशर है, नए हैं। और यहाँ तक कि जो नगर निगम के हैं, नगर पालिका के हैं, उन लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि हमारी कोई योजना भी वहाँ चढ़ेगी और किस प्रकार से चढ़ेगी। अभी बुकलेट पूरी तैयार हो चुकी है, और सिर्फ एक पर्यटन विभाग ऐसा विभाग है कि जिन्होंने सारे मेंबरों को, डीपीसी मेंबरों को एक लेटर भेजा कि आपकी जो जो योजनाएं हैं आप अपनी योजनाएं दे दीजिए, इतनी तारीख तक योजनाएं बुकलेट में चढ़ जाएंगी। लेकिन अन्य किसी विभाग के द्वारा ये सूचना किसी भी मेंबर को नहीं दी गई कि जो योजना आपकी चढ़नी है उन योजनाओं को आप हमें दे दें। कुछ मेंबरों ने दी होंगी अपनी योजनाएं, लेकिन अधिकांश मेंबरों को ये इस बारे में पता नहीं था, जबकि पूर्व में डीएम साहब ने पहले ही सारे विभागों को ये सूचना दे दी थी कि भाई जितने भी डीपीसी मेंबर हैं आप सभी से संपर्क करो, और जितनी भी उनकी योजना है उनके माध्यम से जो योजनाएं चढ़नी है आप उन योजनाओं को इन फाइल में अंकित करो। लेकिन किसी विभाग के द्वारा इस प्रकार की रुचि दिखाई नहीं गई, और इसी कारण से आज सारे लोग नाराज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IAND 24 के साथ।